हेलो यूट्यूब। तो कैसे हो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप के देखने वाले हैं। तो पिछले दो वीडियो में हमने वाइल लूप और डू वाइल पे देखा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे फॉर लूप को देखने का कि फॉर लूप एक्चुअली कैसे काम करता है और उसका सिंटैक्स कैसा है। तो सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं फॉर लूप का। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि वेरिएबल डिक्लेयर, ओके, कंडीशन और इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट पोर्ट टू एग्जीक्यूट। सही है। तो फॉर लूप के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला वेरिएबल, इनिशियलाइज और डिक्लेयर। तो फॉर लूप में आप क्या करते हो, वाइल लूप में हम लोग जो बाहर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, आप फॉर लूप पे इसके फॉर लूप के अंदर ही करते हो। उसके बाद जो कंडीशन है वो कंडीशन सेमी कॉलन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हम लोग फॉर वाइल लूप के अंदर कर रहे थे, बॉडी के अंदर कर रहे थे। जैसा अगर आप यहाँ देखोगे कि ये जो इंक्रीमेंट हो रहा था ये कहाँ हो रहा था, फॉर लूप की बॉडी के अंदर हो रहा था, वाइल लूप की बॉडी के अंदर हो रहा था। तो इसको पे हम फॉर लूप के एक सिंटेक्स में ही करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एंड आई, इनिशियलाइज नहीं कर रहा है, फॉर ओके आई इक्वल टू 0, सेम प्रोग्राम i9 i++ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट यूट्यूब, क्या लिखा, हाई छोड़, आई का भी वैल्यू प्रिंट कर लेता है। ओके, इसको एक बार रन कर लेते हैं। कंपाइल हो गया। तो 0 to 8 क्यों, अच्छा हमने 9 दिया है, 10 कर लेते हैं इसको, फ़र्क नहीं पड़ता कोई, फिर भी कंपाइल कर लेते हैं। तो ये अभी जो पहले सेम प्रोग्राम था वाइल लूप यूज़ करके हमने ये सिंटैक्स था। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। उसके बाद वाइल लूप का कौन सा पार्ट आता है, कंडीशन। तो फॉर लूप में यहाँ कंडीशन है, फिर सेमी कॉलन, और वाइल लूप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बॉडी के अंदर होता है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में होता है। तो इसका जो स्टेप है वो कुछ ऐसा होता है कि फॉर लूप में सबसे पहले ये रन होता है, ये पहला पार्ट है। उसके बाद सेकंड ये पार्ट रन होता है, उसके बाद थर्ड ये पार्ट रन होता है, फिर फोर्थ ये पार्ट रन होता है। उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट ये पार्ट रन होता है, देन कंडीशन पार्ट रन होता है, देन थर्ड ये पार्ट रन होता है, देन i++, देन फिर से कंडीशन चेक होता है। तो सबसे पहले एक वैल्यू इनिशियलाइज एक बार ही होता है, कंडीशन चेक बार बार होता है, और इंक्रीमेंट बार बार होता है, और बॉडी एग्जीक्यूट होता रहता है। तो यहाँ पे एक और कूल चीज़ है, वो देख सकते हैं कि मान लो मैंने i का वैल्यू यहाँ पे 20 कर दिया, तो मैं यहाँ पे भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जावा जो होता है वो स्कोप बेसिस पे होता है, क्योंकि इस फॉर लूप का अलग स्कोप है। मतलब ये जो i वेरिएबल है इसका स्कोप बस इस फॉर लूप के अंदर ही है, तो मैं इसका जो वैल्यू है ये इसके अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ। और ये जो वेरिएबल है ये बाहर है, इसका स्कोप इस फॉर लूप के बाहर है। तो ये आई और ये आई दोनों अलग अलग चीज़ है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यू ऑफ आई। तो अब आप गेस करो कि क्या आउटपुट होना चाहिए, जावा सी। ओके, तो ये एक सेम वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, लेकिन हम स्कोप चेंज कर सकते हैं। तो इसको रहने देते हैं।
एक्चुअली मैं जो दिखाना चाहता था वो ऐसा था। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया। था, आउटपुट मिल गया हमें। अब मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था कि अगर आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करके कर सकते हो, क्योंकि जावा में ऐसा ऑप्शन है कि आप स्कोप वाइज वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको रन कर सकते हो। तो ये कंपाइल हो गया। तो अगर मैं चाहूँगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं यहाँ पे आई का वैल्यू अगर प्रिंट करूँ, सेव करता हूँ, ये आई का वैल्यू इसे नहीं मिलेगा, कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ आई। क्यों? क्योंकि ये जो हमने आई वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया बस ये इस फॉर लूप के अंदर ही प्रेजेंट है, इसके बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। तो ये था फॉर लूप। इसमें एक और चीज़ दिखाना था कि अगर हमें एरे को इटरेट करना तो हम कैसे कर सकते हैं। तो एक एरे बना लेते हैं इंटीजर का, एरे इक्वल टू न्यू एरे, न्यू इंट, सॉरी। अब बाय द वे आप ऐसा भी कर सकते हो, न्यू इंट, ओके। उसके बाद ब्रैकेट पे मैं 5 वैल्यू कर लेता हूँ। उसके बाद अभी के लिए एक काम करते हैं, इसको ही कॉपी करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, आई, तो अभी यहाँ पे कितने वेरिएबल वैल्यू है, 5 है। तो हमें लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से कहाँ तक जाना है। आपका अगर आंसर 5 है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये गलत होने वाला है। तो एक काम करेंगे, एरे का वैल्यू कैसे गेट करते हैं हम लोग, इंडेक्स यूज़ करके। तो इंडेक्स हम लोग 0 1 2 3 कर सकते हैं, लेकिन हमारा आई का वैल्यू ही 0 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, आई यूज़ करेंगे गेट करने के लिए। रन करते हैं, कंपाइल हो गया, वैल्यू हमें मिल गया, ओके। तो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन 5 था, इसलिए होगा। अगर हम लोग इसको इक्वल टू 5 कर देते हैं, रन करते हैं, तो हमें क्या आया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि हम लोग उससे बोल रहे हैं कि 0 से स्टार्ट हुआ है, हम लोग बोल रहे हैं कि 5th पोजीशन, आई का वैल्यू जब 5 हो रहा है मतलब आई का 5th पोजीशन, एरे का 5th पोजीशन में जाके वैल्यू देखना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 ही वैल्यू है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 5th पोजीशन पे तो कोई वैल्यू होगा ही नहीं, तो इसलिए ये एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, ओके। तो हम लोग लेस देन यूज़ करेंगे ताकि जो वैल्यू है वो 4 तक ही जाके रुक जाए, ठीक है। तो एक बार और रन कर लेते हैं। तो हमारे जो एरे के वैल्यूज़ थे वो प्रिंट हो गए। तो फॉर लूप में हम सारे लूप में इसी तरह एरे को भी ट्रेड कर सकते हैं, लिस्ट वगैरह भी, बहुत सारे डेटा टाइप है जावा में, कलेक्शंस है जिसको हम लूप्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो जावा में एक और लूप बचता है फॉर ईच लूप, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर ईच लूप के बारे में जानेंगे।